अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दक्षिण का पठार। ठीक है, हिमालय पर्वत में भारत के भौतिक प्रदेशों में हमारा दो टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दूसरा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा हमारा आता है दक्षिण का पठार। ठीक है, कौन सा पठार? दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्षिण का जो पठार है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो पठार है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पठार है, विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। कैसा पठार है? विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है, जिसे हम दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। इसे सबसे प्राचीन भूखंड भी कहा जाता है, प्राचीन भूखंड भी कहा जाता है, प्राचीन भूखंड भी कहा जाता है, और भारत का भी सबसे प्राचीन भूखंड इसे कहा जाता है। विश्व का तो कहा ही जाता है, साथ में हमारे भारत का भी सबसे प्राचीन भूखंड इसे कहा जाता है। इसका ये जो भाग है गोंडवाना काल की चट्टानों से संबंधित है। ये आपका दक्षिण का पठार गोंडवाना लैंड जो है उसका भाग ये है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, काल न करके गोंडवाना लैंड करना है इसमें। ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इसे हम उत्खत या होस्ट प्रदेश की संज्ञा देते हैं, प्रदेश की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है ना, इसलिए उत्खत होस्ट प्रदेश की संज्ञा भी हम इसे देते हैं। इसका जो निर्माण है प्राचीनतम प्राचीन निर्माण की अगर हम बात करें, निर्माण जो है वो प्राचीन आर्कियन चट्टानों से हुआ है। किनसे हुआ है? प्राचीन आर्कियन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अगर हम इसके अभी वर्तमान की बात करें तो ये जो चट्टानें हैं वो रूपांतरित हो रही है, रूपांतरित हो रही है। कैसे हो रही है? रूपांतरित हो रही है। ठीक है, दक्षिण के पठार का विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो लगभग 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के मध्य इसकी जो ऊंचाई है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की तरफ है। ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व की तरफ ढाल स्वरूप वो है उत्तर पूर्व की ओर। कैसे है? उत्तर पूर्व की ओर। इसीलिए उत्तर पूर्व से यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जैसे कि सोन नदी हो गई, आपकी दामोदर नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, सोन, चंबल, दामोदर नदियाँ प्रवाहित होते हुए उत्तर पूर्व से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सोन, चंबल और आपकी दामोदर नदियाँ। ठीक है, जब इसका ढाल उत्तरी पूर्वी है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का, तो इसी ढाल के स्वरूप में
उत्तर पूर्व की तरफ हमारी सोन नदी, चंबल नदी और दामोदर नदी जो है, सोन नदी और दामोदर नदी जो है हमारी वो बहती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे। ठीक है, जबकि दक्षिण में इसका ढाल जो है, दक्षिण में इसका ढाल किसका, प्रायद्वीपीय पठार का या दक्षिण के पठार का जो विस्तार ढाल है वह आपका पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व देखने को मिलता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व देखने को मिलता है। यहाँ पर जो नदियां हैं जैसे कि महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार ये जो संक्षिप्त परिचय हमारे दक्षिण के पठार का हमको देखने को मिलता है। इस पठार का जो निर्माण है, इस पठार में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से देखने को मिलता है। इसलिए इस पठार पर हमको काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी हम इसमें देखने को मिलती है। दोबारा से एक बार रिकैप, दक्षिण के पठार का विश्व में सबसे प्राचीनतम पठार है और विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड भी इसे कहा जाता है। भारत का भी सबसे प्राचीनतम भूखंड ये है आपके दक्षिण का पठार, इसीलिए क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और उत्कल प्रदेश के रूप में इसको हम जानते हैं, होस्ट प्रदेश के रूप में हम इसको जानते हैं। प्राचीन आर्कियन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है जो कि वर्तमान में रूपांतरित हो रही है। क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। इसका जो विस्तार है वह 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के रूप में देखने को मिलता है। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है, क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका जो आकार है, अगर हम आकार की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार दक्षिण के पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार हमें देखने को मिलता है। ऐसे हमें इसका जो आकार है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आकार की बात। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। कई पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। उत्तरी पूर्वी इसका ढाल स्वरूप देखने को मिलता है, इसीलिए सोन, चंबल और दामोदर नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिण में इसका जो ढाल है या विस्तार है वो पश्चिम पूर्व देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, पश्चिम पूर्व। इसीलिए महानदी, कृष्णा और कावेरी तथा गोदावरी जो नदियां हैं वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दक्षिण के पठार का संक्षिप्त परिचय। विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि जो आकार है वो त्रिभुजाकार इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसको प्राचीन सिल्ड प्रदेश के रूप में भी हम इसको जानते हैं, हमारे दक्षिण के पठार को। ठीक है, कल हम हमारे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब दक्षिण का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम पढ़ रहे थे। सामान्य जानकारी उसकी हमने प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में अवस्थित पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो वो जो श्रेणियाँ हैं उनकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, पहली जो श्रेणी आपकी आती है वो आती है आपकी
अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे हमारे अरावली पर्वत श्रेणी की। विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि मोड़दार पर्वत श्रृंखला भी इसे हम कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रारूप यहाँ पे हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो ये है कि प्राचीन है और साथ में कैसा है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला हमको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार की अगर हम बात करें, तो इसका जो विस्तार है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, उत्तर पश्चिम में ये अवस्थित है। ठीक है, तो विस्तार क्या हो गया इसका? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला को हम अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में इसका अपरदन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरदन हो रहा है, और अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जा रही है। अपरदन के कारण इसकी ऊंचाई कम हो रही है, इसीलिए राजस्थान में ये जो आपकी अरावली श्रेणियां हैं वो बरसात नहीं करा पाती हैं। ठीक है, ये हो गया इसके अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में। अब हम बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है कहाँ से लेकर कहाँ तक देखने को मिलता है। तो जो इसका विस्तार है वो गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन एवं JNU विश्वविद्यालय है ना, JNU तक 692 किलोमीटर की लंबाई में अवस्थित है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। हमारे आसपास में हम जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं वो किस प्रकार की है? अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में। इसका निर्माण की अगर हम बात करें, निर्माण काल जो है, निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण काल माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है
वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, लंबाई इसकी हो गई 692 किलोमीटर। कहाँ से लेकर कहाँ तक? गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेकर अपने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन एवं जेएनयू तक इसकी लंबाई हमको देखने को मिलती है 692 किलोमीटर, खेड़ा ब्रह्मा से लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जेएनयू तक। ठीक है, ये बात हो गई आपके इसके किलोमीटर लंबाई में। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इसमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सबको पता ही है, अपने अरावली में, अरावली का सर्वोच्च शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में अवस्थित है, सिरोही में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। तो ये हो गई हमारी गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, दोबारा से मैं इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह मोड़दार पर्वत श्रेणी में आती है। किस प्रकार की? मोड़दार अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार अपरदन हो रहा है, जिससे इसकी ऊंचाई भी लगातार कम होती जा रही है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसका जो शुरुआत पॉइंट जो है वो आपका गुजरात में खेड़ा ब्रह्म से लेकर जगह है, गुजरात में खेड़ा ब्रह्म से लेकर अपने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू विश्वविद्यालय तक देखने को मिलता है 692 किलोमीटर की लंबाई में। 692 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ये बात हो गई लंबाई की। इसका जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण काल देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है और माउंट आबू सिरोही जिले में अवस्थित है। माउंट आबू सिरोही जिले में अवस्थित है, जो कि हमारे राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में। लिख देते हैं यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह हमारे मानसूनी पवनों के समानांतर देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पे वर्षा जो होती है वो नहीं हो पाती है, वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश भी राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी श्रेणी आती है वो आती है हमारी विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं आपकी अरावली को। अरावली के पश्चात जो आपकी आती है वो आती है विंध्याचल श्रेणी। अगली हमारी आती है विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी अगली हमारी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। निर्माण जो है इसका, निर्माण की बात करेंगे। इस पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो प्राचीन परतदार
प्राचीन परतदार चट्टानों से हुआ है। प्राचीन परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानों से? प्राचीन परतदार चट्टानों से इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यह पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है, मतलब मध्य में है, अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल समूह या विंध्याचल श्रेणी जो है वो आपकी उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करती है या उनके मध्य देखने को मिलती है। इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है, विस्तार वह पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर आपके भानेर, पश्चिम से पूर्व की ओर भानेर, कैमूर की ओर भानेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों, पारसनाथ की पहाड़ियों से लेकर गुजरात एवं बिहार, गुजरात एवं बिहार तक देखने को मिलता है। इसका जो विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर भानेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियों से लेकर गुजरात एवं बिहार तक देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई है वह 1000, बिहार तक 1050 किलोमीटर लंबाई में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार, पहाड़ियों के रूप में है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लाल बलुआ पत्थर, यहाँ पर जो है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसीलिए दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला और दूसरी महत्वपूर्ण इमारतें इसी लाल पत्थर से बनी है, इसी लाल पत्थर से बनी हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी विंध्याचल श्रेणी समूह या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो हमारे गुजरात, बिहार, पारसनाथ की पहाड़ियाँ, भानेर, कैमूर में 1050 किलोमीटर की लंबाई में देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं हम। देखिए, विंध्याचल श्रेणी का निर्माण जो है परतदार चट्टानों से हुआ है, प्राचीन परतदार चट्टानों से हुआ है, और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य है, इसलिए इन दोनों को अलग करती है। विस्तार जो है, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलता है। उसमें भानेर, कैमूर, पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से लेकर गुजरात एवं बिहार तक इसका विस्तार पाया जाता है 1050 किलोमीटर की लंबाई में, 1050 किलोमीटर की लंबाई में। ठीक है, यहाँ पर जो है खनिज के रूप में लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, लाल बलुआ पत्थर जो है वो यहाँ देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे
भारत की बहुमूल्य इमारतों का निर्माण हुआ है, जैसे कि लाल किला और दूसरी अन्य इमारतें। ठीक है, तो यह हो गया हमारा विंध्याचल समूह। कौन सा हो गया? विंध्याचल समूह हमारा पूरा होता है। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा अगला पर्वतीय प्रारूप देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सतपुड़ा। इसको मिटा देते हैं। सतपुड़ा श्रेणी, अगला है हमारी सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विस्तार की अगर हम बात करें, इसके विस्तार की बात करें, सतपुड़ा श्रेणी के विस्तार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीप भारत के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर में अवस्थित है। यह एक ब्लॉक पर्वत के रूप में देखने को मिलती है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना हमने, ब्लॉक पर्वत, होस्ट पर्वत, वही ब्लॉक पर्वत के रूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार की बात हो गई। और कौन से पर्वत के रूप में? ब्लॉक पर्वत के रूप में देखने को मिलती है। सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके पास में सतपुड़ा एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी बहती है या नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा एवं विंध्यन श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा जो नदी है, यह नदी यहाँ पर क्या बनाती है? भ्रंश घाटियाँ बनाती है। क्या बनाती है? भ्रंश घाटियाँ बनाती है। नर्मदा के अलावा यहाँ पर सतपुड़ा में नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियाँ बनाती हैं। क्या बनाती है? भ्रंश घाटियाँ यहाँ पे ये निर्मित करती है, बनाती है। ठीक है, अगर हम इनकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सर्वोच्च चोटी की धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। जो कि महादेव पर्वत पर, महादेव श्रेणियां या महादेव पर्वत पर अवस्थित है। महादेव पर्वत पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। किसकी? आपकी महादेव पर्वत की। ठीक है, अब महादेव पर्वत हो गया। इसमें यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी एक प्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार
जलप्रपात कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात इसे कहा जाता है। ठीक है। नर्मदा नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो आपको मैंने बताया सतपुड़ा और विंध्यन श्रेणी के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये है प्रायद्वीपीय भारत की 3 प्रमुख श्रेणियां जो है वो हमने अभी पढ़ी। इसमें आपकी पहली जो थी वो थी अरावली, दूसरी जो थी आपकी विंध्याचल, तीसरी आपकी सतपुड़ा, और अगली जो हमारी आती है वो आती है मैकाल श्रेणी। कौन सी आती है? मैकाल श्रेणी। इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, मैकाल श्रेणी के बारे में। अगली जो आती है वो आती है हमारी मैकाल श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी। विस्तार की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप भारत के उत्तर में, प्रायद्वीप भारत के उत्तर में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। उत्तर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मैकाल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में देखने को मिलता है। यहाँ इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक शिखर है। इसका सर्वोच्च शिखर, इसका किसका? मैकाल पर्वत श्रेणी का। इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। किसकी? आपकी अमरकंटक श्रेणी की, जो लगभग आपके 1036 मीटर के लगभग देखने को मिलती हैं। ये नदियों का उद्गम क्षेत्र है। ये क्या है? नदियों का उद्गम क्षेत्र। उद्गम क्षेत्र। कौन कौन सी नदियां उद्गमित होती है यहाँ से? नर्मदा और सोम, ये 2 नदियां यहाँ से उद्गमित होती है, यहाँ से निकलती है। तो आपके मैकाल पर्वत श्रेणी से नर्मदा और आपकी सोम नदी निकलती है। ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं पूरी होती है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसके बारे में, मैकाल के बारे में। मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में देखने को मिलती है, उत्तर में अवस्थित है। इसका जो विस्तार है वो उत्तर में देखने को मिलता है। इसका प्रायद्वीपीय भारत के मैकाल श्रेणी। सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक पठार है, अमरकंटक श्रेणी है। ठीक है। जो कि 1036 मीटर ऊंची है और नदियों के उद्गम क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। और नर्मदा और सोम जो नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ठीक है। तो ये 2 नदियां यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप पठारी भाग में पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे हम।
इससे पहले हमने की थी मैकाल श्रेणियों की। मैकाल श्रेणी के पश्चात जो है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो हिमालय के पश्चात, हिमालय के पश्चात भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहले तो हो गए हमारी हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के पश्चात अगर भारत में कोई दूसरी श्रृंखला आती है, पर्वत श्रृंखला, तो वो आपकी है आपकी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ठीक है। इसकी अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो आपके ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है, तक देखने को मिलता है। लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में, 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसका जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर आपके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो देखने को मिलता है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ये इसके विस्तार की बात हो गई। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे भी देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे, पश्चिमी घाट के दर्रे, तो 4 दर्रे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थाल घाट, भोर घाट, सैनकोट, थाल घाट, भोर घाट, सैनकोट तथा पाल घाट। पाल घाट ये दर्रे हैं जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 4 दर्रे हो गए यहाँ के पश्चिमी घाट के। तो जिस प्रकार से हिमालय श्रेणी में दर्रे देखने को मिलते हैं आपके, जैसे जोजिला, बुर्जिला, थांगला, ऐसे दर्रे, तो उसी प्रकार के दर्रे आपको दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ की नदियों की अगर हम बात करें, नदियाँ, यहाँ पे जो नदियाँ बहती है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और भीमा, ये नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती है। तो गोदावरी नदी हो गई, आपकी कृष्णा नदी हो गई और भीमा नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट को, पश्चिमी और पूर्वी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ अलग करती हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट को नीलगिरी पहाड़ियाँ अलग करती हैं या इनके मध्य पाई जाती है। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ इनके मध्य अवस्थित है, जो इनको 2 भागों में बांटती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अभी हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में, बाकी बाद में पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो पश्चिमी घाट में नीलगिरी पहाड़ियाँ अलग करती है। नीलगिरी पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो है वो है दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा यहाँ की सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च श्रेणी के रूप में इसको जानते हैं। इसकी ये जो तमिलनाडु में अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2367 मीटर, 2367 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गई आपके दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। कौन सी हो गई? दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। इसको हम नीलगिरी दोदा बेटा को दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी कहते हैं, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, तो यह सर्वोच्च चोटी भी हो गई दक्षिण भारत की। अब आपकी नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में, नीलगिरी देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। कौन सी पहाड़ियाँ? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है, अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी कौन सा है? अन्नाईमुडी। तो आपकी नीलगिरी का कौन सा था? दोदा बेटा। अन्नामलाई का अन्नाईमुडी। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कोई है तो वो आपकी अन्नाईमुडी है। दूसरे नंबर पे आपकी दोदा बेटा आती है, जो कि 2367 मीटर है। कितने हैं? 2367 मीटर। तो ये बात हो गई आपके अन्नाईमुडी की और अन्नामलाई की पहाड़ियों की। अन्नामलाई के पहाड़ियों के दक्षिण में अगर हम देखें, अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है वो आपकी आती है इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी आती है? इलायची की पहाड़ियाँ। और इलायची की पहाड़ियों के बारे में हम देखेंगे कल। उससे पहले हम एक बार रिपीट करेंगे हमारी पूरे पश्चिमी घाट को दोबारा से। ठीक है, हाँ, इसके बारे में बता दूं मैं। दक्षिण भारत में सर्वोच्च चोटी आपकी यह है ही, कौन सी? अन्नाईमुडी। और यहीं पर आपके सागवान के वन भी देखने को मिलते हैं। किसके वन देखने को मिलते हैं? सागवान वन। सागवान वन भी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। पश्चिमी जो घाट है आपका, वो हिमालय के पश्चात भारत की दूसरी प्रमुख सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट में अगर हम विस्तार की बात करें तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर
कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है, और जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1600 किलोमीटर लंबा। पश्चिमी और पूर्वी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर जो है वो दोदा बेटा है। कौन सा है? दोदा बेटा, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 2367 मीटर है। 2367 मीटर इसकी ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। ठीक है। पश्चिमी घाट में हमको दर्रे भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दर्रे, जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट और पाल घाट। ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। किसके? आपके पश्चिमी घाट के दक्षिण भारत में। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण में, नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में आपकी आती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ आती है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती है। इन पहाड़ियों में भी सर्वोच्च शिखर देखने को मिलता है, जिसे अन्नाईमुडी शिखर, अन्नाईमुडी शिखर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिण भारत का, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कहलाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर। इसकी कितनी है? 2367 मीटर। तो दूसरे नंबर पे पहुंच गई और ये पहले नंबर पे। ठीक है। अन्नाईमुडी जो शिखर है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी तो हो ही गई, साथ में यहाँ पर आपको सागवान के वन भी देखने को मिलते हैं। कौन से वन देखने को मिलते हैं? सागवान, जो कि बहुमूल्य लकड़ी होती है। क्या होती है? बहुमूल्य लकड़ी। और आपके अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में, अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में आपको इलायची की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है? इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियों में